हम आज प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पहले हम ये जानें कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करना। यहाँ पर हम इसे उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, जैसा यजमान वक्र के संदर्भ में होता है, तो अगर उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा घटा दे और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु की मात्रा का उपयोग करना शुरू करे तो हम इसको कहते हैं कि पहली वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये प्रतिस्थापन वो कब करता है। तो ये प्रतिस्थापन तब होता है, जैसे हम लोग मांग के नियम में पढ़े हैं कि किसी वस्तु का मूल्य अगर परिवर्तित हो जाए, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, तो उसका मांग के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो मूल्य परिवर्तित होता है, एक वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता है, जो मूल्य है वो बदल जाता है। इसको कहते हैं मूल्यों में परिवर्तन या निरपेक्ष मूल्यों में परिवर्तन। जैसे एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, अगर वो बढ़ के 12 हो जाए तो कहा जाएगा x के निरपेक्ष मूल्य में परिवर्तन हो गया। अब हम दो वस्तुओं की अगर तुलना करें तो कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे इसका मतलब होता है कि दोनों वस्तुओं के मूल्यों का जो अनुपात था पहले, वो बदल जाए। और बदलेगा कैसे? एक सबसे सरलतम स्थिति ये है कि एक वस्तु पहले से सस्ती हो जाए और दूसरा वस्तु पहले से महंगी हो जाए। तब साफ साफ दिखेगा कि एक महंगी हो गई, एक सस्ती हो गई, दोनों के मूल्यों में परिवर्तन हो गया और दोनों का अनुपात जो वो बदल गया। इस तरह जब मूल्यों में परिवर्तन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु दूसरे की तुलना में पहले से महंगी या सस्ती लगने लगती है। कंपैरिजन करेंगे दोनों का कि पहले दोनों का मूल्य का अनुपात क्या था और अब अगर वही है तो इसका मतलब सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर अनुपात बदल गया तो हम कहते हैं सापेक्ष मूल्यों में परिवर्तन हो गया। और अगर अनुपात बदलेगा तो एक वस्तु दूसरे की तुलना में या तो पहले से सस्ती हो जाएगी या तो पहले से महंगी हो जाएगी। और उपभोक्ता की ये प्रवृत्ति होती है कि अगर दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, अगर कोई वस्तु महंगी हो गई, कोई सस्ती हो गई, तो जो वस्तु महंगी होगी उसकी कुछ मात्रा वो घटाएगा और उसके स्थान पर सस्ती वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। और ये प्रतिस्थापन प्रभाव तब लागू होता है जब दोनों वस्तुओं के मूल्यों में सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन हो, अर्थात दोनों को मूल्य इस प्रकार से बदलें कि एक वस्तु दूसरे से पहले की तुलना में सस्ती या महंगी लगने लगे। एक उदाहरण यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है px प्राइस ऑफ x और ये लिखा हुआ प्राइस ऑफ y। देखिए x का मूल्य है 10 रुपये, y का मूल्य है 5 रुपये। ये प्रारंभिक स्थिति है और दोनों के मूल्यों का अनुपात है 2:1, अर्थात y की तुलना में x दोगुनी है मूल्य उसका। अब परिवर्तन हो तो क्या हो? हम कह रहे हैं x का मूल्य यथावत बना रहे, x के मूल्य में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात वो 10 ही पड़ा हुआ है। लेकिन y का मूल्य बढ़ गया, 5 से बढ़ के 10 हो गया। और अब जो x और y के मूल्यों का अनुपात है वो 10:10 हो गया, अर्थात 1:1 हो गया। दोनों का मूल्य बराबर हो गया। पहले क्या था? पहले y का मूल्य x की तुलना में आधा था और अब बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर y और x की तुलना करी जाए तो y अब महंगी प्रतीत लगने लगेगी x की तुलना में, क्योंकि पहले x का मूल्य दोगुना था y से, अब x का मूल्य y के बराबर है। तो यहाँ पर y पहले की तुलना में महंगी लगेगी और अगर हम इसके उलट के कहें तो x पहले की तुलना में सस्ती लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले उसका मूल्य y का दुगुना था, अब y के बराबर है। तो ये तुलनात्मक रूप में एक वस्तु उपभोक्ता को
सस्ती लगने लगेगी, दूसरी महंगी लगने लगेगी। उपभोक्ता क्या करेगा? महंगी वस्तु की मात्रा घटा देगा, अर्थात वाई का उपभोग वो घटाएगा। एक तो इसलिए घटाएगा, मूल्य प्रभाव ऑपरेट करेगा, क्योंकि उस वस्तु का मूल्य बढ़ा है, इस नाते उसका मांग घटेगी। और एक और प्रभाव होगा कि वाई की कुछ मात्रा घटा दी जाएगी और उसके जगह पर या उतने से जो पैसे बचेंगे उससे एक्स खरीदा जाएगा। इस प्रकार से वाई के स्थान पर एक्स का प्रतिस्थापन होगा। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? अनधिमान वक्रों के माध्यम से ये आप हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रहेगा कि जब हम ऐसा करेंगे तब देखेंगे कि उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर ज्यों का त्यों बना रहे और उस स्थिति में अगर सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन हो तो क्या करेगा। और ये देखा जा सकता है, अभी हम लोग चित्र बना के देखेंगे कि यदि जब वस्तु के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन होगा, वैसी स्थिति में अगर उपभोक्ता को उतनी ही संतुष्टि प्रदान करने की का विकल्प मिले जितना पहले उसको संतुष्टि थी, तो वह पहली स्थिति से अलग हट जाएगा और दूसरी स्थिति में पहुंचेगा और दूसरी स्थिति में उस वस्तु का उपभोग घटा देगा जो महंगी हुई है और उस वस्तु का उपभोग बढ़ा देगा जो सस्ती हुई है। यद्यपि पहली स्थिति में भी संतुष्टि उसको उतने मिल रही थी और बदली हुई स्थिति में भी संतुष्टि उतने ही मिल रही है। तो इस तरह से इसे हम कंपेयर कर सकते हैं और प्रतिस्थापन प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पर एक विधि है जिसको जे.आर. हिक्स ने बताया, जहाँ पर हम संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत रखते हुए देखेंगे, अर्थात हम एक ही अनधिमान वक्र पर पहले की स्थिति देखेंगे और उसी अनधिमान वक्र पर जब कीमतों में परिवर्तन होकर सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन हो गया तब स्थिति देखेंगे और हम पाएंगे कि संतुष्टि के स्तर को अगर वैसे ही रहने दिया जाए तो भी उपभोक्ता महंगी वस्तु की मात्रा घटा देगा और सस्ती वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा और इस प्रकार से एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा। बहुत सावधानी से देखिए और अगर एक एक चीज़ समझ में आ गई तो चित्र बड़े आसानी से आप बना लेंगे। अभी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे यहाँ देखें। ये है दोनों पर दो वस्तुएं दिखाई गई, अनधिमान वक्र है, जाहिर है कि इस पर एक्स वस्तु प्रदर्शित है और इस पर वाई वस्तु प्रदर्शित है। देखिए ये P1L1 प्रारंभिक मूल्य रेखा है जब कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस रेखा पर उसका अनधिमान वक्र जहां स्पर्श कर रहा वहां संतुलन में है। और इस देखिए P1L1 ये कीमत रेखा है, ये सरल रेखा होगी और इसका ए बिंदु है E1 जिस पर एक अनधिमान वक्र IC1 ये स्पर्श कर रहा है और जहाँ पर अनधिमान वक्र स्पर्श करता है वही जो संस्थित का बिंदु होता है संतुलन का, इसलिए उपभोक्ता पहले यहाँ संतुलन में है और इस संतुलन की स्थिति में आप देख रहे हैं x की मात्रा वो OX1 उपभोग कर रहा है और y की मात्रा यहाँ कहीं आएगी। देखिए हम चाहें तो इसको Y1 लिख सकते हैं, ये बिंदु है। अब x वस्तु अगर सस्ती हो जाए तो सस्ती होगी तो हम लोग जानते हैं कि जो मूल्य रेखा है वो x वस्तु पर आगे बढ़ जाएगी, मूल्य प्रभाव में हम देख चुके हैं। और y वस्तु ज्यों की त्यों अगर है उसकी कीमत तो वही बना रहेगा, तो नई मूल्य रेखा क्या हो जाएगी PL3, पहले थी P1L1 और इसके E1 बिंदु पर वो संतुलन में था। अब जब x वस्तु सस्ती हो गई और y की कीमत यथावत रही तो नई मूल्य रेखा हो गई P1L3 ये और इसके E2 बिंदु पर वो संतुलन में हो गया जहां पर उसका अनधिमान वक्र IC2 स्पर्श कर रहा है। और अब की बार देखिए y की मात्रा कितनी है, x की मात्रा इतनी, वो x3 और इसकी है Y2 ये।
अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम तुलना करना चाहें तो ये तुलनीय नहीं है, क्योंकि एक की कीमत दूसरी है, दूसरे की कीमत दूसरी है। अगर हमको प्रतिस्थापन प्रभाव देखना है तो हमको उपभोक्ता को अगर पुरानी स्थिति में एक ही अनजमान वक्त पर दोनों स्थितियों को हम दिखाएं तो हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए हिक्स ने कहा कि हुआ है क्या कि जब एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो एक्स वस्तु के सस्ती होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई। मौद्रिक आय उतने हैं, वास्तविक आय बढ़ने का मतलब हुआ अब अपनी पुरानी मौद्रिक आय से ही वह पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीदने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि एक्स हो गई है सस्ती। तो जब आय बढ़ती है तो मूल्य रेखा ऊपर शिफ्ट होती है समानांतर रूप में। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि एक्स की यदि हम उपभोक्ता को इस बदली हुई परिस्थिति में पुनः उसी स्थिति में ले जाएं जिस स्थिति में वो पहले था, जिस अनजमान वक्र पर था IC1 पर, तो ले कैसे जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि जितनी उसकी एक्स की कीमत घटने के नाते जितनी उसकी वास्तविक आय बढ़ी है, अगर उसको ले लिया जाए, मतलब आय को उसके हम घटाते जाएं और तब तक घटाते जाएं कि वो अपने पुराने अनधिमान वक्र पर पहुंच जाए। ठीक, तो अगर कैसे पहुंचेगा, ये कीमत रेखा सब शिफ्ट कैसे होगी, ये कीमत रेखा है, इसको नीचे खींच सकते, समानांतर रूप में जाएंगे 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 जाएंगे, ऐसे देखिए इस अनधिमान वक्र पर आके स्पर्श कर गई। तो जहां पर ये छुएगी इसको, उसी पर एक नई कीमत रेखा हम खींच देंगे, इसका नाम है P2L2। स्केल से देख खींचेंगे, समानांतर खींचेंगे, तभी वो सही बिंदु आएगा। तो यहाँ से इस रेखा को हम नीचे सरकाएंगे। नीचे सरकाने का मतलब है उसकी आय में कटौती हो रही है, और ये कटौती तब तक करते जाएं जब तक वो अपने पुराने अनधिमान वक्र पर न पहुंच जाए। और यदि ऐसा करें तो नई कीमत रेखा क्या होगी, P2L2। और ये कीमत रेखा क्या है, P1L3 के समानांतर है। ये समानांतर है। अगर यहाँ ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एक दिन पढ़ा दे रहे हैं आपको, तो केवल जानते रहिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। और अगर दो कीमत रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं तो दोनों पर मूल्य अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात जो मूल्य P1L3 पर है वही मूल्य P2L2 पर है। इसलिए अगर मूल्य परिवर्तन के अंतर को हमको देखना है तो हम चाहे P1L3 पर देखें चाहे P2L2 पर देखें, दोनों एक ही मूल्य दोनों पर प्रदर्शित हैं। और अगर ऐसा हो तो देखिए हो क्या रहा है। अब हम दो कीमत रेखाओं को ध्यान रखें। ये पहली मूल्य रेखा है P1L1, जिस पे मूल्य बदला नहीं है, और ये दूसरी कीमत रेखा अब जो है P2L2, ये बदले हुए मूल्य की रेखा है। और दोनों रेखाएं अनधिमान वक्र को स्पर्श कर रहे हैं IC1 को, एक E3 बिंदु पर और एक E1 बिंदु पर। तो ये P2 और जो आपका L2 है, इसका जो संतुलन बिंदु है ये है E3। ठीक, अब यहां पर हम कंपेयर करिए दोनों को। E1 और E3 दोनों एक ही अनधिमान वक्र पर हैं, इसलिए दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि बराबर है। लेकिन हो क्या रहा है, उपभोक्ता पहले जो चुनता था वो E1 बिंदु चुन रहा है, और बदली हुई परिस्थिति में जब एक्स सस्ती हो गई है तब वो E3 चुन रहा है। यद्यपि दोनों पर संतुष्टि का स्तर एक जैसा है। होना तो ये चाहिए था कि E1 पर था और कहता कि अब भी हम E1 पर ही रहेंगे, लेकिन वो E1 पर न होकर E3 पर चला जाता है। और गया क्यों? क्योंकि वस्तु के सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन हो गया था। एक्स वस्तु पहले से सस्ती हो गई थी और उसकी तुलना में वाई वस्तु अब महंगी लगने लगी थी, यद्यपि उसका मूल्य परिवर्तित नहीं हुआ है। तो उपभोक्ता इस स्थिति में
E1 से E3 पर चला गया, और E1 से अगर E3 पर गया तो परिणाम देखिए क्या हुआ। पहले E1 पर x, ये है x, ये है y। E1 पर x की मात्रा थी OX1, वो x1, और y की मात्रा थी OY2, 1। यहाँ ये है y की मात्रा और ये है x की मात्रा। अब जरा देखिए E3 पर क्या हुआ, x की मात्रा बढ़ के हो गई OX2, और y की मात्रा घट के ये हो गई Y3। y की मात्रा घट गई और x की मात्रा बढ़ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता को y महंगी लगने लगी थी, x सस्ती लगने लगी थी, उपभोक्ता ने सस्ती वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया और महंगी वस्तु की मात्रा को घटा दिया, और इस प्रकार से इतनी y को उसने कम किया, कितनी y1 y3 मात्रा कम कर दिया, और इसकी जगह पर x की x1 x2 मात्रा बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब संतुष्ट का स्तर अब भी वही है जो पहले था। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन होता है और अगर उपभोक्ता को संतुष्ट के उसी स्तर पर बरकरार रखा जाए तो भी वह सस्ती वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा और महंगी वस्तु की मात्रा घटाएगा, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा। ये है प्रतिस्थापन प्रभाव। यही मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि जब P1 L1 कीमत रेखा पहले थी, x वस्तु के सस्ती होने पर P1 से हम L1 3 पर गए थे और यहाँ संतुलन में आए थे, तो ये जो अंतर हुआ था वो हम यहाँ पर x की मात्रा कर रहे थे, OX1 ले रहे थे, E2 पर OX3 ले रहे थे। इसका मतलब x की मात्रा में वृद्धि हुई थी, और ये वृद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि x वस्तु सस्ती हुई थी। तो ये देखिए E1 से E2 पर जो गया है उपभोक्ता, कहाँ से, E1 से E2 पर, ये क्या है, ये प्राइस इफेक्ट है, मूल्य प्रभाव के नाते गया है। x वस्तु का मूल्य गिरा था, इसलिए x की मांग बढ़ी है नई कीमत रेखा पर, क्योंकि वो E1 से E3 पर चला गया है, 2 पर चला गया है, और E2 पर जाने पर ये मूल्य में परिवर्तन के कारण गया, इस नाते ये कहते हैं मूल्य प्रभाव है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये सीधे नहीं गया है। हुआ क्या कि पहले जब x वस्तु सस्ती हुई तो x और y के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन हो गया, y महंगी लगने लगी, x उसकी तुलना में सस्ती लगने लगी। तो उपभोक्ता ने क्या किया, पहले तो पूर्व स्थिति में ही उसने ये सोच लिया कि y की मात्रा को घटाना है और उसके स्थान पर x वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है, भले ही संतुष्ट का स्तर उसके वही रहे। तो वो करता क्या है, पहले E1 से E3 पर चला जाता है, पहले वो उसी अनधिमान वक्त पर मूव करता है, यहाँ से पहले जाता है यहाँ, और फिर आपको ध्यान है कि E2 से E3 पर जब आया था तो हमने उसकी y को घटा दिया था। अब अगर हम कहें कि उसकी y को फिर वापस दे दीजिए, अगर वो अपनी आय फिर उतना खर्च करे तो ये मूल्य की कीमत रेखा फिर समानांतर रूप में उठती जाएगी, तो उठ के वहीं पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा और ये आय प्रभाव के नाते जाएगा, क्योंकि आय बढ़ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना जो है ये आय प्रभाव है। अब लिखूँ मैं यहाँ तो समझ में आ जाए आपको। E1 से E2 पर गया है मूल्य प्रभाव के नाते, लेकिन इस मूल्य प्रभाव के दो हिस्से हुए। पहले हो गया E1 से E3 पर, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और प्लस E3 से E2 पर गया, ये है इनकम इफेक्ट।
तो ये कहा जाता है कि मूल्य प्रभाव दो प्रभावों का योग है। पहले वो उसी पुरानी ही परिस्थिति में एक वस्तु की मात्रा को घटा कर दूसरी वस्तु को मात्रा को बढ़ा देता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और फिर जो कीमत में परिवर्तन के कारण उसके वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, उसके कारण वो अपने उपभोग को बढ़ा देता है, और ये आय प्रभाव है। तो यहाँ से जाना मूल्य प्रभाव है। और इस मूल्य प्रभाव पर जाने के लिए दो हिस्से हैं। E1 से E3 पर जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और E1 से E3 से 2 पर जाना इनकम इफेक्ट है। और जरा देखिए कि किस प्रकार से X1 से X2 पर जब जाता है, पहले इतनी मात्रा बढ़ाता है X1 X2, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और फिर X2 से X3 बढ़ाता है, ये है आय प्रभाव। X2 से X3 ये दोनों टोटल है। और X1 से X3 पर जो पूरा गया है X1 से X3 पर, ये है मूल्य प्रभाव। तो ये मूल्य प्रभाव X1 से X3 पर जाना दो प्रभावों का योग है। पहले वो X1 से X2 तक जाता है और फिर X2 से X3 पर जाता है। ये है आय प्रभाव, ये है प्रतिस्थापन प्रभाव, ये है मूल्य प्रभाव। तो मूल्य प्रभाव इन दोनों प्रभावों का योग है। ये जो विधि है ये हिक्स द्वारा दी गई है, तो ये हिक्सियन मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जरा मैं इसको फिर अब मिटा रहा हूं और जरा अगले चित्र पर हम लोग ध्यान दें। ये देखिए दूसरे अर्थशास्त्री हैं। ये हिंदी उच्चारण आप जान लीजिए, पुस्तकों में उच्चारण हर जगह सही नहीं है, और ये उच्चारण है स्लत्स्की। जनरली कहीं कहीं टा लिखा हुआ, स्लटस्की लिखा, गलत है, उच्चारण गलत पढ़ते हैं। ये स्लत्स्की हैं, और इन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव को थोड़ा और दूसरे तरह से समझाने का प्रयास किया। ये चित्र अभी हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन आप कर सकते हैं उसका। देखिए बात बता दूं क्या कहा स्लत्स्की ने। स्लत्स्की ने ये कहा कि सापेक्षिक मूल्य में जब परिवर्तन होता है और उपभोक्ता जब E1 से E3 पर चला जाता है, E1 से E3 पर, तो हिक्स ये कंपेयर कर रहे थे कि हम उसको उसी अनुमान वक्र पर, उसी संतुष्टि के स्तर पर फिर से ले जाएं और कंपेयर करके देखें। स्लटस्की ने कहा कि नहीं, हम एक और इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम उपभोक्ता को जिस संजोग को पहले खरीद रहा था, वर्ण कर रहा था, चुन रहा था, वही संजोग प्राप्त करवा दें, और तब देखें कि क्या वही संजोग वो अब भी ले लेता है उसी परिस्थिति में, जब उसकी आय घटा के हम फिर पुरानी स्थिति में उसको लौटा के ले जाएं। पहले हम उसी अनुमान वक्त पर गए थे, अब हम उसी संजोग पर जाएंगे, उसी संतुलन बिंदु पर जाएंगे जहां वो पहले था, और देखेंगे कि क्या अब वो उसको ले लेगा, और जो अंदर होगा परिणाम वो देखिए। चित्र में आइए, देखिए, ध्यान से देखिए, इधर नहीं ध्यान होगा, यहाँ ध्यान होगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य रेखा जो है वो P1L1 है, ध्यान रखिए, ये प्रारंभिक मूल्य रेखा है जब मूल्यों में परिवर्तन नहीं हुआ है, और वो E1 बिंदु पर संतुलन में है, जैसे पहले था वैसे है। ये है P1 मूल्य रेखा, L1 इसके E1 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, और उस समय वो X की मात्रा ले रहा है, कितना, वो X1 और Y की मात्रा ले रहा है, वो Y1। ये है स्थिति। अब मूल्य में परिवर्तन हो गया, X वस्तु सस्ती हो गई, उसकी नई कीमत रेखा हो गई P1L3। पहले वो पूरी आय से OL1 मात्रा खरीद पाता था, अब सस्ती होने के नाते OL3 खरीद पाएगा। और अब जब ये स्थिति उसको मिलेगी तो वो नई वाली कीमत रेखा पर वहाँ संतुलन में होगा जहाँ उसका कोई अनुमान वक्र स्पर्श करेगा। हमारे चित्र में E3 बिंदु पर एक अनुमान वक्र IC3 स्पर्श कर रहा है, तो E3 उसका नया संतुलन बिंदु होगा।
और इस नए संतुलन बिंदु पर आप देख रहे हैं कि x की मात्रा वो लेगा OX3 और y की मात्रा अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं इस तरह से, y2 लेगा तो y2। ये केवल आपको समझाने के लिए ये लिख दिया मैंने। अब देखिए हिग्स कह रहे थे कि हम उसकी आय को कम करें और इतनी कम करें कि अपने पुराने अनुमान वक्र पर पहुंच जाए। अब की स्लस्की कह रहे हैं कि आय को कम करिए और उसी बिंदु पर ले जाइए जहां पर वो पहले था, अर्थात इस बिंदु पर। तो करेंगे क्या, देखिए दोनों चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इस कीमत रेखा से इसको समानांतर रूप में नीचे 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 सरकाएंगे और जैसे ही वो उस बिंदु पर पहुंच जाएगी, देखिए अब पहुंची, ये बिंदु है, इस बिंदु पर जैसे पहुंची ये हमने एक रेखा खींच ली तुरंत। तो इस तरह से एक नई कीमत रेखा हमको मिल जाएगी और इस नई कीमत रेखा को हमने यूं खींच लिया, ये आई नई जो इसी बिंदु से गुजरेगी। इसमें क्या कर रहे थे, इस बिंदु पर नहीं ले जा रहे थे, इसको हम इस वक्र को छुआ रहे थे। देखिए ऐसे लाते 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 स्लस्की ने ही रोक दिया और हिग्स में वहां ले गए जहां वो अनजमान वक्र को स्पर्श करेगी। ठीक, तो हिग्स उसी संतुष्ट के स्तर पर पहुंचा रहे थे और ये उसी संतुष्ट के उसी बिंदु पर पहुंचा रहा जहां पहले वो संतुलन में था। यद्यपि इस बिंदु पर भी संतुष्ट का स्तर वही है, क्योंकि वही बिंदु पहले भी था, वही बिंदु अब भी है। और अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए वो क्या करेगा, क्या इसी बिंदु पर संतुलन में रहेगा जहां पहले था, क्योंकि वो संयोग उसको अब भी अवेलेबल है। तो हिग्स कह रहे हैं, सेल्सी कह रहे हैं ऐसा वो नहीं करेगा और ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा, क्योंकि अब वो नई कीमत रेखा पर आचरण करेगा और नई कीमत रेखा है P2L2। देखिए ये नई कीमत रेखा है P2L2। संतुलन में उसको कहाँ होना चाहिए, जहां पर उसका अनजमान वक्र इस रेखा को स्पर्श करे। आपको ध्यान में देखिए जरा, उसका पहला इस P1 बिंदु पर P1L1 रेखा पर E1 बिंदु पर जो अनजमान वक्र था वो ये था। नामकरण करके देखिए, ये IC1 और IC1 वक्र जो है वो इस P2L2 कीमत रेखा को देखिए, ये P2L2 कीमत रेखा है और ये वक्र इसको काट रहा ऊपर, जैसे ये कीमत रेखा है यहां और ये जो वक्र आ रहा है ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है नीचे, यहाँ पे काट रहा है। और अगर काटेगा तो इसका मतलब है जो वक्र स्पर्श करेगा इसको, ये इसके ऊपर होगा। देखिए ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे, ये यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब है कि ये काट रहा है तो ये स्पर्श बिंदु नहीं हुआ और स्पर्श करने वाला वक्र उसके ऊपर होगा। और तब ये वक्र कहाँ है चित्र में, ये देखिए यहाँ है, इस बिंदु, ये जो इसके ऊपर वाला वक्र है वो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर उपभोक्ता के लिए उचित होगा कि वो यहाँ आए। इसका मतलब है कि अब जब कीमतें परिवर्तित हो गई हैं तब उपभोक्ता को यदि उसके पुराने संयोग पर ही पहुंचा दिया जाए, उसके बावजूद भी वहां नहीं रुकेगा और वहां से हटके E2 पर चला जाएगा, क्योंकि E2 पर जो कीमत रेखा है P2L2, ये कीमत रेखा इस P1L3 कीमत रेखा के समानांतर है, अर्थात दोनों पर मूल्य एक ही है। बदला हुआ मूल्य P1L3 पर है, वही मूल्य P2L2 पर है। इसलिए मूल्यों की तुलना या घटे हुए मूल्यों बढ़े हुए मूल्यों का तुलना हम कर सकते हैं, चाहे हम P1L3 रेखा पर करें चाहे P2L2 रेखा पर करें। तो अब उपभोक्ता यहाँ से यहाँ आया। अब देखिए अंतर क्या हुआ कि E1 बिंदु पर जितनी संतुष्टि मिल रही थी E2 पर उससे ज्यादा मिल रही है। हिग्स में क्या हो रहा था, उसी अनधिमान वक्र पर था, इस नाते जो संतुष्टि E1 पर थी वही संतुष्टि E2 पर भी है। अब की बार क्या हो रहा है, जो संतुष्टि E1 पर है
उससे ज़्यादा संतुष्टि E2 पर है। स्लस्की के कहने का मतलब यह था कि जब सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर भी बढ़ जाएगा। जब वो प्रतिस्थापित करेगा x के बदले y, तो इस प्रतिस्थापन से उसके संतुष्टि का स्तर भी पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर ये समान माना जा रहा है। ये एक नई बात थी। और अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु से वो इस बिंदु पर गया, और इस बिंदु से E1 से E2 पर जाने का मतलब हुआ कि x की मात्रा OX1 से बढ़ के OX2 हो गई। अर्थात उपभोक्ता ने x की मात्रा को बढ़ा दिया और y की मात्रा को Y1 से घटा के ये यहाँ कर दिया। ये देखिए Y3 इतनी मात्रा घटा दिया, उसके स्थान पर इतनी मात्रा इसकी बढ़ा दिया और उसके संतुष्टि का स्तर भी बढ़ गया। ऐसा करने से, और अब कह रहे हैं कि अगर उसकी y आप वापस फिर कर दें तो फिर ये रेखा समानांतर रूप में ऊपर उठेगी, उठते उठते फिर यहीं पहुंचेगी। इसका मतलब वो E2 से E3 पर जाएगा, आय बढ़ने के नाते जाएगा, इस नाते E2 से E3 पर जाना आय प्रभाव है। तो E1 से E2 पर गया, ये है प्रतिस्थापन प्रभाव, और E2 से E3 पर गया, ये है आय प्रभाव। लेकिन दोनों के विश्लेषण में ये अंतर है कि इसमें संतुष्टि का स्तर दोनों स्थितियों में बराबर था, इसमें बढ़ा हुआ है। मतलब प्रतिस्थापन के बाद प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण स्लस्की वाले दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर पहले से ज़्यादा हो जाएगा और हिग्स वाले में पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन प्रक्रिया दोनों की एक ही है। पहले वो E1 से E3 पर जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और फिर E3 से E2 पर जाएगा आय प्रभाव के कारण। ये बिंदु यहाँ पर बदल गए हैं, यहाँ E1 से E2 पर जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और y की इतनी मात्रा घटा के उसके स्थान पर x की इतनी मात्रा बढ़ा देगा, और अगली बार E2 से E3 पर जाएगा जहाँ x की मात्रा x बढ़ा के x3 कर देगा। तो x1 x2 प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग बढ़ रही है, और x2 से x3 पर जाने में वो आय प्रभाव के कारण बढ़ रही है। तो ये स्लस्की के में आय प्रतिस्थापन प्रभाव है, और ये हिग्स में है। और यही हम ये भी सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये जो मूल्य प्रभाव है E1 से E3 पर जाने का, उसके दो हिस्से हैं, यहाँ स्पष्टता हम लिख चुके हैं। पहला हिस्सा है E1 से E2 पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव, और फिर E2 से E3 पर जाना आय प्रभाव। और इस प्रकार से मूल्य प्रभाव दो प्रभावों का योग होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव का और आय प्रभाव का। तो अलग से कभी कभी प्रश्न आते हैं कि मूल्य प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का सम्मिलित परिणाम है, तब भी इसी चित्र से हम इसकी व्याख्या करके इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा सैद्धांतिक तौर पर ध्यान दिला दें। जब किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, जैसे x वस्तु सस्ती हो गई है, तो इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो x वस्तु सस्ती होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है, अर्थात अपनी उसी पुरानी आय से वो पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है, और इसका मतलब है वस्तु की आय की क्रय शक्ति बढ़ गई है, खरीदने की शक्ति बढ़ गई है, और इसको कहा जाता है उसके रियल इनकम में वृद्धि हो गई है। और जब वास्तविक आय बढ़ती है तो आय प्रभाव ऑपरेट करता है, और उसके कारण वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है अगर वो सामान्य वस्तुएं हैं तो ये आय प्रभाव इससे जनित होगा ये। और दूसरा ये होगा कि जब एक वस्तु की कीमत घट गई है, दूसरी की कीमत यथावत है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य अनुपात बदलेंगे, सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होगा, एक वस्तु महंगी एक वस्तु सस्ती लगने लगेगी, और इसके कारण उपभोक्ता
महंगी वस्तु की मात्रा को घटा के सस्ती वस्तु की मात्रा से उसे प्रतिस्थापित करेगा और सस्ती वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और महंगी वस्तु की मांग घट जाएगी। ये प्रतिस्थापन प्रभाव है और पहले वाला आय प्रभाव था। और इन दोनों प्रभावों के कारण मांग बढ़ेगी और जितनी मांग बढ़ेगी दोनों के योग को हम मूल्य प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से मूल्य प्रभाव इन दोनों प्रभावों का योग है। तो इसमें हमने प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि मूल्य प्रभाव जो है दो प्रभावों का योग है, आय प्रभाव का और प्रतिस्थापन प्रभाव का। तो ये आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो, जो कमेंट लिखना हो लिख के भेजिए। हम जो कुछ आपको मदद कर सकते हैं करेंगे। अलग से वीडियो बना सकते हैं। आपको प्रश्नों को जैसे सुविधाजनक होगा हमें आपको हम वो प्रयास करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।